स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में हम बताते हैं जिन्हें आगे आप विस्तार से देखेंगे। 7 जून को बकरीद है और देश में धर्म युद्ध का एक नया मुद्दा धीरे धीरे तैयार होने लगा है। हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग और कथावाचक बकरे की कुर्बानी का विरोध कर रहे हैं, तमाम दलीलें दे रहे हैं और इसके जवाब में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने क्या कहा है, आज उसे आपको विस्तार से हम दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, जहां जिम ट्रेनर के धर्म पर नया बवाल खड़ा हो गया है। हिंदू संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जिम के अंदर जाकर ऐसे जांच पड़ताल करने लगे मानो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था वही संभाल रहे हो, उन्हीं के हाथ में हो। इन कार्यकर्ताओं का साथ बीजेपी के सांसद ने भी दिया है। क्या है पूरा विवाद, आगे आपको दिखाएंगे। आज मथुरा के उस शेर खान को भी बेनकाब करने की आवश्यकता है जिसने होटल चलाने के लिए नाम तो बहुत अच्छा रखा था, लेकिन वहां व्यवस्था कैसी थी इसे देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। मथुरा जाते वक्त लोग इस होटल पर रुककर शुद्ध शाकाहारी खाना खाते थे, लेकिन जिस थाली में खाते थे वो बाथरूम में धोई जाती थी। और आपको यूपी की उस जेल के अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे जहां हत्या का एक आरोपी पैसे के दम पर अय्याशी काट रहा था। जेल के अंदर उसे ऐसी सुविधाएं मिल रही थी जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचेंगे ये जेल है या कोई गेस्ट हाउस है। सारी खबरें विस्तार से आपको हम दिखाएंगे। आज फिर देश के कई हिस्सों में मौसम का हाल अचानक से बदल गया। जो लोग जमीन पर थे वो तो परेशान हुए ही, साथ ही जो लोग हवाई यात्रा कर रहे थे उनकी भी सांसें अटक गई। इंडिगो के इस विमान ने रायपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। पूरा रास्ता तय करने के बाद ये विमान दिल्ली में दाखिल हो गया, लेकिन तभी तेज आंधी आ गई और ये विमान हवा में ही हिलने लगा। अंदर बैठे यात्रियों ने मोबाइल ऑन करके वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पूरे विमान में खामोशी छा गई थी और हर यात्री की धड़कन बढ़ी हुई थी। यह हालात तब बने जब विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, लेकिन मौसम बदलते ही पायलट ने समझदारी दिखाई और विमान को नीचे नहीं उतारा। ये विमान एयरपोर्ट के पास चक्कर लगाता रहा और जब हालात सामान्य हुए तो विमान की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। जोरदार बारिश ने पूर्वोत्तर राज्य असम में मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया है। राज्य के शहर शहर में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हैं। असम से जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डरावनी है। लोग अपने घर, सामान सब कुछ छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। लखीमपुर में बस्तियों से गुजरते पानी की चपेट में जो कुछ भी आया बहता चला गया। पानी की तेज धारा ने दर्जनों घरों को डुबा दिया। बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद पड़े हैं। घरों में पानी भर गया तो अब पूरा इलाका खौफ के साए में सड़कों पर उतर आया। बचते बचाते लोगों ने जरूरी सामान लेकर अपना आशियाना छोड़ा। हैलाकंडी जिले में अंकेलंका तटबंध टूटने से इलाके का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया। कटखल नदी का पानी तेज रफ्तार से रिहायशी इलाकों में बहता दिखा। असम के अलग अलग इलाकों में बाढ़ बारिश की वजह से स्थिति बेहद खराब हो गई है। करीब 80,000 लोग असम में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम की करीब सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर इस वक्त वहां पर बढ़ा हुआ है। श्रीभूमि की स्थिति भी ठीक वैसी ही है जैसी शहरों की। यहाँ भी गली गली पानी है। इस शख्स को देखिए, छाता लिए मुश्किलों से लड़ते लड़ाते घर से बाहर निकला है। आधा शरीर पानी में डूबा है। आगे बढ़े तो श्रीभूमि में जो कुछ नजर आया वो और भी ज्यादा डराने वाला था। इस घर पर अब पूरी तरह पानी का कब्जा हो चुका है। बुजुर्ग महिला पानी के बीच ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती दिखाई दी। सारा सामान पानी में डूब गया। जिंदगी भर की कमाई पानी में पानी पानी हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी भी उफान पर है और इस वजह से डिब्रूगढ़ के निचले इलाके पानी में डूब गए। घरों में पानी भर गया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। मणिपुर की राजधानी इंफाल भी इस वक्त भीषण जलभराव की मार झेल रही है। लगातार हो रही बरसात ने इंफाल की सड़कों पर पानी ने वहां अतिक्रमण कर लिया है। शहर के नाले बंद पड़े हुए हैं और शहर में हर तरफ मानो पानी का कब्जा है। ये इंफाल का मेडिकल कॉलेज है। इस मुश्किल वक्त में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है उस अस्पताल में पानी ने घुसपैठ कर ली है। हर तरफ पानी ही पानी है। गेट से लेकर अंदर वार्ड तक हर जगह सिर्फ पानी है। लोग जान बचाने के लिए खतरों से मुकाबला करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाते दिखे। कोई गाड़ी से जा रहा है तो किसी के लिए नाव आ रही है। बारिश कैसे बर्बादी में बदल जाती है ये कोई इस वक्त इंफाल वासियों से पूछे। शहर के नाले बंद पड़े हैं। एनडीआरएफ दल बल के साथ मिशन मोड में राहत और बचाव करता दिखा।
शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। जिन सड़कों पर सरपट वाहन दौड़ते दिखते थे, वहां तेज रफ्तार से नदियां बहती दिखी। इस पानी के तेज बहाव के बीच जो कुछ भी आया सब कुछ बह गया। टूटे रास्तों को साफ करती मशीनें जगह जगह दिखाई दे रही हैं। तेज रफ्तार से आ रहे पानी के बीच रेस्क्यू करना भी टीमों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। हालात कब तक ऐसे ही बने रहेंगे, इसको लेकर लोग परेशान हैं। वहीं सिक्किम में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा दी है। सिक्किम के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पहाड़ों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। पहाड़ टूटने से तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। सिक्किम में लगातार हो रही बरसात और तबाही की तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। मानो पहाड़ के पहाड़ टूटकर नदियों में बह रहे हैं। ये पानी अपने साथ तबाही ला रहा है। मंगन जिले के चुंगथांग में तीस्ता नदी उफान पर है। जगह जगह निर्माण कार्य ध्वस्त हो गए। सिक्किम में हर पल चुनौतियों से भरा है। जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। प्रशासन रेस्क्यू में जुटा है। लोग मंगम छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, क्योंकि तीस्ता नदी जिस तरह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, उससे डर है कि कहीं ये पुल भी न डूब जाए। नदी के किनारे रहने वालों ने अपने ठिकाने बदल दिए। डर तब और बढ़ गया जब लगातार जगह जगह से तीस्ता नदी पर बने पुल बहने की खबर थमने का नाम नहीं ले रही। ये मंगन को चुंगथांग से जोड़ने वाला फिंदांग बेली पुल है। तेज बारिश ने इस पुल को बड़ा नुकसान पहुंचाया। रात भर यहाँ रेस्क्यू अभियान चलता रहा। बड़ी बड़ी मशीनें इलाके को साफ करती नजर आईं। ऑपरेशन सिंदूर सेना के पराक्रम से होते होते अब सियासत तक पहुंच गई है। अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और चुनाव में टीएमसी को सबक सिखाने के लिए कहा। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील की है कि वो आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को जवाब दें। मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूँ। आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे। सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब। इधर टीएमसी ने कहा कि जिस वक्त उनकी पार्टी के सांसद विदेश में जाकर भारत का पक्ष रख रहे हैं, उस वक्त गृह मंत्री बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह बंगाल में राजनीति कर रहे हैं। The Home Minister comes to Bengal and acts like a BJP karyakarta and uses cheap language against our respected Chief Minister Mamata Banerjee. The fact is, Mr. Amit Shah's politics is all about divide and rule. टीएमसी ये भी कह रही है कि पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी अमित शाह को लेनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अब विपक्षी नेताओं ने सीडीएस अनिल चौहान के उस बयान को मुद्दा बना लिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय विमानों का गिरना बड़ी बात नहीं थी, बल्कि विमान क्यों गिरे ये महत्वपूर्ण है। सीडीएस के इस बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वो देश को गुमराह कर रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सिंगापुर में ये बोला है कि हमारे जहाज गिरे। बहुत चिंता का विषय है। ठोस असली मुद्दों पे अब आपको जवाब भी देना पड़ेगा। इधर बीजेपी के नेता अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी जहाज गिरा था। पाकिस्तान के जनरल सैयद आसिम मुनीर जो थ्योरी बेच रहे हैं, उसका कोई खरीदार दुनिया में नहीं है। एक ही खरीदार है, वो कांग्रेस पार्टी। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से दुनिया के सामने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान पर नियंत्रण करना दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इस बार ओवैसी अल्जीरिया में आतंक परस्त पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर रहे थे। यहाँ उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और पाकिस्तान का सच सामने रखा। Pakistan is the epicenter of Takfirism, and there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact, they believe that they have a religious sanction, which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person. And that, unfortunately, that is their ideology which they have been promoting, perpetrating. इससे पहले भी ओवैसी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर इसी तरह पाकिस्तान की कलाई खोल चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर पाकिस्तान एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट में वापस चला जाएगा तो आतंकी घटनाओं में कमी आ जाएगी। पार्टी और परिवार से बाहर किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।
उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी को भगवान की तरह बताया। साथ ही उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के नाम भी संदेश जारी किया है। तेज प्रताप यादव ने सुबह करीब 5:30 बजे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये पोस्ट लालू और राबड़ी के नाम था। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है, भगवान से बढ़कर हैं आप। उन्होंने लिखा, पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने दोपहर 1:30 बजे एक नया पोस्ट किया। ये पोस्ट छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए था। इस पोस्ट के साथ महाभारत की एक तस्वीर भी साझा की और लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थितियों में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना, जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप यादव ने जयचंद शब्द का इस्तेमाल दोनों पोस्ट में किया। सवाल यह है कि पार्टी या फिर परिवार में वो कौन है जिस पर तेज प्रताप खुलकर नहीं बोल रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। अभी करीब 5 महीने का वक्त बाकी है और इस बीच खबर ये आ रही है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हो चुका है। हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ने पर अंतिम फैसला चिराग पासवान लेंगे, लेकिन चिराग पासवान के रिश्तेदार और सांसद अरुण भारती ने अपनी एक पोस्ट में जो संकेत दिए हैं उससे बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। अरुण भारती ने अपने पोस्ट में लिखा, चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। हर जगह लोगों की एक ही मांग है कि चिराग को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ें। पार्टी कार्यकर्ताओं का ये एक आग्रह था कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान जी लड़ते हैं तो उनको एक सामान्य सीट, जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। 2 दिन पहले ही चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। बिहार के वैशाली में चिराग ने कहा था कि उनके चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी और एनडीए दोनों को रणनीतिक फायदा हो सकता है। चिराग पासवान 3 बार सांसद बने और मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। हालांकि इस बार के विधानसभा के चुनाव में उतरने के संकेत दे रहे हैं। अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। चिराग ने ये भी कहा कि पार्टी का कोई बड़ा नेता लड़ता है तो चुनाव में लाभ होता है। वहीं आरजेडी चिराग के चुनाव लड़ने की खबरों को एनडीए में सियासी बवंडर बता रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे अभी और सिर्फ फुटबॉल होगा, बवंडर होगा एनडीए में। सबको पता है एनडीए की नाव डूबेगी। हालांकि जेडीयू चिराग को सीएम फेस नहीं मानती और उन्होंने स्वयं कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री। बीजेपी और जेडीयू दोनों के बयान से ये बात तो साफ है कि चिराग पासवान की उम्मीदवारी पर एनडीए की ये दोनों ही पार्टियां कुछ भी जवाब देने से कन्नी काटती हुई दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी ये मान रही है कि चिराग पासवान की अनदेखी करने से एनडीए के अंदर असंतोष और बिखराव आने वाले चुनाव में तय है। बीजेपी ने कहा कि सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं, किसको कब और कैसे लड़ाना है। बकरीद को लेकर अब सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया है तो मुस्लिम समाज के लोग इसे मुस्लिमों के खिलाफ बता रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का तर्क है कि पशुओं की कुर्बानी से सड़क पर गंदगी फैलती है और नदियों में खून बहता है, जिससे पर्यावरण दूषित होता है। जिस तरीके से इन निरीह जानवरों की हत्याएं की जाती हैं, उससे खून सड़क पर बहता है, मांस सड़क पर आता है, गंदगी उनकी निकाल के पेट की आंतें सड़क पर डाल दी जाती हैं। अब कुछ लोग वीएचपी से पूछ रहे हैं कि अगर जानवरों के मांस से इतनी ही दिक्कत है तो नॉनवेज खिलाने वाले होटल्स पर इनका गुस्सा क्यों नहीं भड़कता। इन लोगों को तो यही काम है कैसे मुसलमानों की दिलासारी की जाए। और सिर्फ इस्लाम में ही कुर्बानी नहीं होती बल्कि हिंदू भाई भी अपने यहाँ कुर्बानियाँ करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। और लोगों ने देखा है, क्या कोई नई बात तो है नहीं। 7 जून को बकरीद है और मानकर चलिए कि हर बार की तरह इस बार भी इसी तरह सियासत होती रहेगी। मध्य प्रदेश में मोहसिन कांड की आंच जिम तक पहुंच गई है।
आज भोपाल के एक जिम में हिंदू संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और मुस्लिम ट्रेनर पर आपत्ति दर्ज कराई। ये नजारा एक जिम का है, जहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे और मुस्लिम ट्रेनर की तस्वीर दिखाकर खुद ही जांच करने लगे। सलमान है, ये फ्रीलांसिंग में ट्रेनर नहीं हमारे यहाँ, ये आता है इनके बहुत सालों से कर रही है। ये कार्यकर्ता इस तरह व्यवहार कर रहे थे मानो मोहन सरकार में कानून व्यवस्था इनके ही हाथों में है। ये वहाब सर हैं, ये हमारे यहाँ कम से कम 2016 से ट्रेनिंग देते हैं। अब जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इस कदर हावी हैं, तो बीजेपी के सांसद भला कैसे पीछे रह सकते हैं? ये भोपाल के कई जिम हैं जिनकी हम लोग सूची भी तैयार करवा रहे हैं और उन सूची के अंदर जिस प्रकार से जो ट्रेनर हैं वो तथाकथित मुस्लिम समाज के, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी सांसद के इस बयान पर कांग्रेस नेता ने सवाल उठाए। कहीं भी कुछ उठाया, बोलना शुरू कर दिया, जो समझ में आया। सांसद हैं, गरिमा बनाकर रखे, मजाक न बनाए। कांग्रेस विधायक ने भी पूछा कि आखिर इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। यूपी के मथुरा से एक वीडियो सामने आया है, जहां रेस्टोरेंट के बर्तन टॉयलेट के पानी से धोए जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक नाबालिग लड़का टॉयलेट के पानी से होटल के बर्तन साफ कर रहा है, लेकिन बवाल तब और ज्यादा मच गया जब पता चला कि रेस्टोरेंट का नाम हिंदू था, लेकिन उसका मालिक मुस्लिम था। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद होटल के संचालक शेर खान पर मुकदमा दर्ज कर रेस्टोरेंट को बंद करा दिया है। बीके ब्रजवासी रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट था, जिसमें अधिकतर हिंदू खाना खाने आते थे, लेकिन जब से टॉयलेट में बर्तन धोने का वीडियो सामने आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग आस्था और सेहत दोनों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। एमपी के रतलाम में एक घोड़े ने हाथी को दौड़ा दौड़ा कर काटा। हाथी भी बेबस होकर भागता रहा और इस दौरान लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाद में किसी तरह दोनों को अलग किया गया। घोड़े ने जैसे ही गजराज को देखा वो बेकाबू हो गया। उसने हाथी पर हमला कर दिया और उसके पैर में काटने की कोशिश की। घोड़े से बचने के लिए हाथी ने दौड़ लगा दी। हाथी की टकराने की वजह से एक मोटरसाइकिल भी गिर गई। इस दौरान घोड़ा लगातार उसके पैर में काटता रहा। घोड़ा इस कदर गुस्से में है कि वो हाथी को छोड़ने के मूड में नहीं है। हाथी पर बैठे महावत के साथ पैदल चल रहे लोगों ने घोड़े को हाथी से दूर करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। घोड़े को काबू करने में उसका मालिक भी नाकाम दिखा। गजराज को भी जब कुछ नहीं सूझा तो उसने दूसरी तरफ भागकर जान बचाने में ही भलाई समझी, लेकिन घोड़े ने फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसके पीछे भागता हुआ नजर आया। किसी को जेल क्यों भेजते हैं? ताकि उसे सजा मिले, अपने किए पर पछतावा हो। लेकिन बीएसपी के पूर्व सांसद रिजवान जकीर को जेल में मिल रही वीआईपी सुविधाएं देख आप भी कहेंगे कि घर से बेहतर जेल है। डनलप का गद्दा, तकिया है, बैटरी वाला पंखा है, देसी घी से लेकर मिठाई और ब्रांडेड तेल, साबुन, शैम्पू, क्रीम, सबकी व्यवस्था है। जेल में ऐसी व्यवस्था फिल्मों में देखी होगी, लेकिन ये ललितपुर की जिला कारागार का वो सीन है जिसे देखकर जेल निरीक्षण पर गए सचिव मयंक जायसवाल भी हैरत में पड़ गए, क्योंकि जेल में वीआईपी लेवल की जो सुविधाएं आप देख रहे हैं वो पूर्व सांसद रिजवान अहमद को जेल में दी गई थी। इन सुविधाओं को लेकर जेल अधीक्षक से सवाल किया गया तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए। अब सवाल इस बात का है कि आखिर एक आरोपी को जेल में इस तरह की सुविधाएं कैसे मिल रही थी, क्योंकि जब सचिव ने तलाशी ली तो पूर्व सांसद के तकिए के नीचे से 30,000 रुपए भी बरामद हुए। फिलहाल जेल में मिल रही ये वीआईपी सुविधाओं को लेकर पूरा जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है, क्योंकि रिजवान जहीर हत्या का आरोपी। मध्य प्रदेश के कटनी में महिला थाना और जिला अस्पताल उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामे का केंद्र बन गया जब कटनी की सीएसपी ख्याति मिश्रा से मिलने पहुंचे। उनके पति और परिवार को पुलिस ने उठा लिया। हंगामा, शोर शराबा, झड़प और हत्या के आरोप। तू मैं और झड़प की तस्वीर, जैसे कोई जंग का अखाड़ा।
एक छोटे से बच्चे को मिलने नहीं दे रहा। अनुमति के शासकीय आवास में घुसे हैं। अभी मैं मामला कायम कर रहा हूँ, अरेस्ट कर रहा हूँ। करो मामला कायम, करो, कर रहा हूँ, करो मामला कायम, तुम कंफर्ट में करो। देखिए, पुलिस अधिकारी से भिड़ रहे शख्स का नाम है शैलेन शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के दमोह में तहसीलदार के पद पर है, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनका परिवार कटनी में सीएसपी के पद पर तैनात उनकी पत्नी ख्याति मिश्रा से मिलने आया था, लेकिन एसपी अभिजीत रंजन के इशारे पर पुलिसकर्मियों ने उनको उठा लिया, मारपीट की और अब पुलिस उनको परिवार से मिलने भी नहीं दे रही। छोटे बच्चे को मिलने नहीं दे रहा, तो ये जो है हत्या कराने के उद्देश्य से कटनी पुलिस अधीक्षक ये पूरे लोगों को भेज के पुलिस की भर्ती में हत्या कराने जाता है। पुलिस कस्टडी में लिए गए शैलेन शर्मा के परिजनों को मेडिकल के लिए जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां भी खूब हंगामा हुआ। दमोह में तहसीलदार शैलेंद्र शर्मा के मुताबिक कटनी के एसपी अभिजीत रंजन उनकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। वहीं घटनाक्रम से जुड़ी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो पुलिस पर मारपीट के आरोपों को पुख्ता करती है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में नजर आ रही महिला पर गौर कीजिए, आपको शरीर पर मारपीट के कई निशान नजर आएंगे। वहीं दूसरी तस्वीर जिला अस्पताल की है, जहां शैलेन शर्मा के परिवार की एक बुजुर्ग महिला का इलाज चल रहा है। वो औरत हमको मारी है, उसके कहने में जो ख्याति के पापा को मारे हैं वही हमको बोले हैं मारने को, तो वो महिला मारी। थाने की सीटों के अंदर से बयान दे रही महिला के मुताबिक पुलिस ने ख्याति मिश्रा के पापा को भी नहीं बख्शा। दादी को मारे, मेरे को भी मारे और सबको डिग्गी में मदद दी है। 3 गाड़ियाँ आई थी वहाँ। इस बीच कथित रूप से एक ऑडियो भी सामने आया है। ऑडियो में कथित रूप से एसडीओपी प्रभास शुक्ला की आवाज बताई जा रही है। जाइए, खड़े होइए। किसी दूसरे घर में कैसे घुस गए आप? क्या है आप? बंद करो। किसके पिता हो? ख्याति का बाप। चलो, ले जाओ। अब तक इस मामले में सामने आई एक तस्वीर पुलिस पर सवाल उठा रही है। खास बात यह है कि सीएसपी ख्याति मिश्रा का परिवार पुलिस कस्टडी में है। उनके पति पुलिस पर गुंडई का आरोप लगा रहे हैं। बावजूद ख्याति मिश्रा ने सामने आने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन अब एक तहरीर सामने आई है जो इस मामले की जड़ में पारिवारिक विवाद की कहानी कहती है। वहीं विवाद ने जब तूल पकड़ा तो सरकार ने कटनी के एसपी अभिजीत रंजन का तबादला कर दिया है। इस तहरीर के एक लफ्ज पर गौर कीजिए। ये तहरीर किसी और ने नहीं, ख्याति मिश्रा की ओर से आज ही दी गई है, जिसमें उन्होंने अपने पति शैलेन शर्मा और उनके परिजनों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। तहरीर में कहा गया है कि शैलेन शर्मा का परिवार उनकी इजाजत के बिना घर में घुसा, उन्हें धमकी दी और यहां तक कि मारपीट की। ख्याति मिश्रा ने तहरीर के जरिए शैलेन शर्मा की ओर से पुलिस पर लगाए जा रहे सभी आरोपों को खारिज किया। हालांकि ख्याति मिश्रा ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन इस तहरीर से केस का दूसरा पक्ष जरूर सामने आ गया है। महाराष्ट्र के अकोला से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है। यहाँ एक चाचा ने अपने भतीजे की हत्या की और 4 दिन तक शव को लेकर अपने साथ सोता रहा। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच शराब को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद चाचा ने भतीजे के सिर पर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को चाचा ने अपने घर पर ही रखा और जब शव बुरी तरह सड़ गया और उसमें से बदबू आने लगी, तभी पड़ोसियों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 30 साल के कुणाल किशोर के शव को बरामद कर लिया और आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया। जांच में ये बात सामने आई है कि चाचा भतीजे साथ में शराब पीते थे। घटना वाली रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर चाचा ने भतीजे को मार डाला। यूपी के गोंडा से बड़ा हादसा यहां होने से बच गया। यहां गैस टैंकर का कैबिन आग की लपटों से घिर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते आग को बुझा लिया गया। वीडियो में दिखाई दिया कि एचपी गैस का कैबिन धू-धू कर जल रहा था। आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा था और लोगों को डर था कि अगर ये आग टैंकर तक पहुंची तो क्या होगा। ये वीडियो जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि ढाबे पर टैंकर खड़ा करके ड्राइवर खाना खाने चला गया था और तभी शॉर्ट सर्किट के चलते कैबिन जल गया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और वक्त रहते बड़ा हादसा टल गया। और इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ एट 10 में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।